स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है जो 10वीं और 12वीं क्लास के लिए है। साथ ही हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करेगा। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 2023 वाले सेशन के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र, जो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों स्ट्रीमों के लिए। अगर इसको हम लोग देखें तो हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का, जिसमें से 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम का ये 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। हमारा जो कम किया गया सिलेबस है वो इस बार का 2023 वाले सेशन में से एक अध्याय 6 हटा दिया गया है, ये पूरा का पूरा ओमिट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे अर्थशास्त्र 12वीं की विषय सूची है। आप इसको देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर ये हमारे पहले भाग से और दूसरे भाग से हमारे ये चैप्टर लिए गए। आगे हम लोग चलते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस गूगल के ऊपर सर्च करना है। जो पहली लिंक मिलेगी उसको क्लिक करते से ही आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। इसमें नीचे की तरफ फुटर में आना है, जहां पे आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के ऐसे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसको आपको नीचे 12th क्लास में अर्थशास्त्र के ऊपर 12वीं अर्थशास्त्र ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। और ऐसी और भी स्टडी के मटेरियल मिल जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको ज्वाइन करके ले सकते हो। हमारा बलास्ट कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। इस पे 11.5 के सब्सक्राइबर हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो 12th क्लास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड 2023, 12th क्लास आईएमपी 2022-23, ये तीन हम लोगों ने प्लेलिस्ट दे करके रखी हुई है। आप आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें वीडियो को चूज करके देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारी पहली इकाई के ऊपर, मेन कंटेंट के ऊपर। पहला हमारा इकाई है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय एवं सामान्य अर्थव्यवस्था, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा समग्र का। दूसरा हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं, तो कौन से अर्थशास्त्री थे, तो इसका आंसर आएगा रेगनर फिश। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। पांचवा हमारा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मूल बिंदु की ओर अवनोत्तर। अगला है छठवां, उत्पादन संभावना वक्र के अवनोत्तर आकार का कारण है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा घटती अवसर लागत। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर। आठवां, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये किससे जाना जाता है, एडम स्मिथ को। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है, प्रत्येक व्यक्ति के पास वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ। दूसरा हमारा, में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अवसर लागत उत्पादन सूची में को स्पष्ट करती है, तो किसको करती है, परिवर्तनों को। चौथा है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। पांचवा, आर्थिक वृद्धि का संबंध अर्थशास्त्र से होता है, तो ये किससे होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। नेक्स्ट हमारा छठवां, अर्थव्यवस्था इकाइयों का समूह होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्पादन इकाइयों का समूह होता है। अगला है सातवां, मिश्रित अर्थव्यवस्था और को मिलाकर बनती है, तो किसको, समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर बनती है। नेक्स्ट है आठवां, उत्पादित वे सभी वस्तुएं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुएं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं वस्तु कहलाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा, सत्य असत का चयन कीजिए। पहला है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है, तो ये कैसा है, असत्य है। दूसरा है, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है।
चौथा है आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं, तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। छठवां है समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या है? सत्य है। सातवां है समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है, तो ये क्या हमारा? असत्य है। आठवां है अवसर लागत की आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीमत विश्लेषण। दूसरा हमारा आधारभूत आर्थिक समस्या, तो इसका हो जाएगा हमारा सीमितता तथा चुनाव। तीसरा हमारा राज्य का हस्तक्षेप नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चौथा है व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो इसका हो जाएगा हमारा खुली अर्थव्यवस्था। पांचवा उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी साधनों का कुशलता से पूर्ण प्रयोग होता है। छठवां हमारा समष्टि आर्थिक सिद्धांतों से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसका पहला है भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो किसको अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। दूसरा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, तो ये कैसा होता है? नातोदर। उसके बाद में तीसरा है हमारा शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है, तो इसका आंसर आएगा समाजवाद। चौथा है चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा उत्पादन संभावना वक्र। पांचवा है वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसका आंसर आएगा पूंजीवाद। छठवां है किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा समाजवाद। सातवां है पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा लाभ को। आठवां हमारा अवसर लागत क्या है, तो इसका आंसर आएगा दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त किया गया लाभ क्या है? अवसर लागत है। उसके बाद में अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको करना है इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसको आपको बार बार देखना है वीडियो को, जिससे ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। दूसरा चैप्टर है हमारा दूसरी इकाई उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें पहला हमारा उपभोक्ता का संतुलन होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा MUX बराबर PX। उसके बाद में दूसरा है मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के संबंध में। उसके बाद में तीसरा है बजट रेखा को कितने अनिधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1। चौथा है तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? एजवर्थ द्वारा। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो ये एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का जिक्र हो, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये आएगा वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग, समय अवधि यानी उपर्युक्त सभी। छठवां है यदि वस्तु X की कीमत गिरने से वस्तु Y की कीमत बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर हैं, तो ये दोनों वस्तुएं परस्पर क्या है? तो ये पूरक हैं। सातवां हमारा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। उसके बाद में अगला है हमारा इसका आठवां, तो आठवां हमारा तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घटता हुआ। 9th है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाईं तरफ। 10वां वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, तो ये क्या होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा घटती है। अगला है हमारा 11वां, तो 11वां है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। 12वां है तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुएं के बीच विनिमय अनुपाती दर्शाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12वें का कीमत रेखा। 13वां है मांग में विस्तार का कारण है, तो इसका कारण क्या है? तो आ जाएगा दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। उसके बाद में 14 है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 होती है। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है, तो ये कैसा व्यक्ति होता है? विवेकशील व्यक्ति होता है। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु का मांग वक्र खिसक जाता है, तो किधर खिसक जाता है? दाईं ओर। उसके बाद में तीसरा है उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन न किया था, तो किसने किया था? गोसेन ने।
चौथा है हमारा मार्शल के अनुसार उपयोगिता को रूपी पैमाने में मापा जा सकता है, तो कौन सा? मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। पांचवा है तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को संतुष्ट की प्राप्ति होती है, तो किसकी? समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उसके बाद में अगला है छठवां हमारा कार तथा पेट्रोल वस्तुएं हैं, तो एक दूसरे की क्या है? पूरक है। सातवां है मूल्य व मांग में संबंध होता है, तो ये कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है। आठवां है उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है, तो ये क्या है? अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ बुनियादी तौर पर उपयोगिता होती है प्रकार की, तो ये कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 10वां ऊंची तटस्था वक्र दर्शाती है स्तर की संतुष्टि, तो कौन से स्तर की? उच्च स्तर की संतुष्टि। 11वां है किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो जाती हैं, तो दोनों कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा प्रश्न सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसमें हमारा पहला है उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, तो ये कैसा है? सत्य है। दूसरा है दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात बजट रेखा के ढाल को मापता है, तो ये क्या है? हमारा सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा मांग वक्र सामान्यतः धनात्मक ढाल वाला होता है, तो ये क्या है? हमारा असत्य है। चौथा है इसके बाद में बजट समुच्चय उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय से बाजार कीमत पर क्रय करती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा वस्तु के मांग की लोच एवं वस्तु पर होने वाले व्यय में घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये क्या है? सत्य है। छठवां है दो अनभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा बोलोचदार, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा अनिवार्य वस्तुओं की मांग। दूसरा हमारा प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आड़ी मांग। तीसरा है हमारा मार्शल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयोगिता विश्लेषण। चौथा है हमारा तटस्थ वक्र, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक दूसरे को नहीं काटते। पांचवा हमारा समय सीमांत उपयोगिता नियम, तो इसका हो जाएगा हमारा गॉसेन का दूसरा नियम। छठवां हमारा वस्तु की मांग का संबंध, तो ये हो जाएगा हमारा मांग के नियम से। सातवां है स्थानापन्न वस्तुएं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाय व कॉफी। आठवां है पूरक वस्तुएं, तो हो जाएगा कार एवं पेट्रोल। उसके बाद में पांचवा है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला कौन सा वक्र उद्गम की ओर उन्नतोत्तर होता है, तो इसका आंसर आएगा तटस्थ वक्र। दूसरा किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 स्तर पर। तीसरा उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा उपभोक्ता संतुलन। चौथा है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर आएगा अत्यधिक लोचदार। उसके बाद में पांचवा है उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर आएगा व्युत्पन्न मांग। छठवां है किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो यह आएगा ऋणात्मक संबंध होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। इसको आपको कैसे पढ़ना है कि बार बार मतलब वीडियो आप देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो और जब आप या दूसरा काम कर रहे हो तब भी आप वीडियो को देख सकते हो, जिसके आपका टाइम का क्या होगा? ज्यादा यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट हमारा इकाई 3, तो यह उत्पन्न तथा लागत, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा उत्पादन के साधन होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 5। दूसरा स्थिर लागत को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा पूरक लागत। तीसरा है पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब, तो इसका आंसर क्या आएगा? पूर्ति में कमी हो जाए। नेक्स्ट है चौथा, तो यह उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा श्रम। पांचवा है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्थिर साधन। दूसरा परिवर्तनशील साधन यानी ए और बी दोनों। छठवां है एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये क्या है? आगतों एवं निर्गतों में संबंध। उसके बाद में अगला है दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है तो फर्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात के नियम। दूसरा है पैमाने के प्रति फलों का संबंध काल अवधि से है, तो ये कैसा है? दीर्घ काल अवधि से। उसके बाद में तीसरा है हमारा उत्पादन के प्रति इकाई लागत को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? औसत लागत कहते हैं।
चौथा है उत्पादन की एक इकाई की बिक्री में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। पांचवा है एक उत्पादन एवं संतुलन में होता है जब उसका होता है, तो जब उसका क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध बनाता है, तो ये कैसा बनाता है, धनात्मक संबंध बनाता है। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति लोच होता है, तो ये कैसा होता है, शून्य होता है। आठवां उत्पादन के साधन होते हैं, तो ये कितना होते हैं, 5। नाइन्थ पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता, तो ये किस पे, नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता। 10वां औसत आगम को भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कीमत कहा जाता है। 11वां वस्तु की पूर्ति का एक भाग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसके बाद में 12वां है औसत संपत्ति बराबर, तो औसत संपत्ति बराबर क्या होता है, कुल आगम अपॉन में मात्रा। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसका पहला है रिकार्डो का लगान सिद्धांत उत्पत्ति हास नियम पर आधारित है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में दूसरा है अविभाज्यता के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। तीसरा है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का एमसी वक्र एमआर वक्र को जब ऊपर से काटता है तो उस समय उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, तो ये क्या हमारा, असत्य है। पांचवा पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। छठवां है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति विलोच होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो यह उत्पत्ति के 4 नियम प्रतिपादित किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। आठवां सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, तो ये क्या है, सत्य है। 9वां कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा इसका उत्पत्ति हास नियम लागू होने का कारण है, तो इसका क्या है, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। दूसरा हमारा दीर्घकालीन विचार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैमाने का प्रतिफल। तीसरा है सीमांत आय बराबर औसत आगम, तो ये क्या हमारा फर्म साम्य की स्थिति है। उसके बाद में चौथा है पूर्ति का लोच, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन या फिर कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। पांचवा हमारा लोचदार पूर्ति, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ES बराबर 1। अगला हमारा वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की लागत से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, इसका आंसर आएगा अवसर लागत को कहा जाता है। दूसरा हमारा स्थिर लागत और परिवर्तन लागत का योग किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, कुल लागत के। तीसरा है कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर वस्तु की पूर्ति शून्य हो जाती है, तो इसे किसकी पूर्ति का लोच कहा जाता है, तो किसका कहा जाता है, पूर्णता लोचदार का। चौथा हमारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत आगम। पांचवा एक फर्म साम्य की दशा में कौन सा लाभ प्राप्त करती है, तो इसका आंसर आएगा अधिकतम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। अभी हम चलते हैं आगे अगली इकाई के ऊपर, और नेक्स्ट है हमारा इकाई 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत एवं बाजार संतुलन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बाहिर्गमन हो उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। दूसरा हमारा वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम शब्द पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केवल एकाधिकार का, केवल एकाधिकार प्रतियोगिता का, यानी ए और बी दोनों में। तीसरा निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मार्शल। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है बाजार मूल्य पाया जाता है, तो ये क्या है, अल्पकालीन बाजार में। पांचवा एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचनदार होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका हमारा पहला है जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसे कीमत कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कीमत कहते हैं। दूसरा हमारा कीमत विभेद की संभावना बाजार में उत्पन्न होती है, तो कौन से बाजार में, एकाधिकार बाजार में उत्पन्न होती है। तीसरा हमारा एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल आगम में वृद्धि को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सीमांत आगम कहते हैं।
उसके बाद में अगला है हमारा चौथा। तो चौथा, यदि किसी वस्तु की आपूर्ति अपरिवर्तित रहती है तो मांग में वृद्धि होने पर उस वस्तु की साम्य कीमत हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म होती है तो ये कैसी होती है? कीमत स्वीकारक होती है। छठवां, कीमत सीलिंग द्वारा किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा किया जाता है। सातवां, काल में मांग की शक्ति प्रभावशाली होती है तो कैसी होती है? अल्पकाल में मांग की शक्ति प्रभावशाली होती है। आठवां है, दो से अधिक फर्म का होना बाजार में आवश्यक है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अल्प अधिकार बाजार में आवश्यक है। नाइन्थ, फर्मों के समूह को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। 10वां, पेट्रोल का बाजार होता है तो ये कैसा होता है? अंतरराष्ट्रीय। 11वां, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कीमत कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उच्चतम कीमत कहते हैं। अगला है इसके बाद में हमारा सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसका पहला हमारा ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है तो ये कैसा हमारा? असत्य है। दूसरा है सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। तीसरा है मांग तथा पूर्ति की शक्तियां लंबी अवधि तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती हैं तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा हमारा मांग तथा पूर्ति दोनों में से किसी एक शक्ति द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। पांचवा है एकाधिकार प्रतियोगिता का मांग वक्र अनिश्चित होता है तो ये कैसा? सत्य है। छठवां है यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिक मांग कहलाती है तो ये कैसा? असत्य है। सातवां हमारा बाजार मांग वक्र औसत प्राप्ति वक्र है तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा सोना तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाजार। दूसरा है कपड़ा तो ये क्या है? राष्ट्रीय बाजार। तीसरा है हमारा सामान्य लाभ तो ये क्या हो जाएगा? शून्य लाभ। चौथा है फर्म का साम्य तो ये हो जाएगा हमारा AR बराबर MR। पांचवा हमारा दूध तो ये हो जाएगा हमारा स्थानीय बाजार। छठवां बाजार मांग से आशय तो ये क्या है? हमारा एक वस्तु की मांग से होता है। अगला है हमारा पांचवा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है तो कैसा होता है? अति अल्पकालीन बाजार होता है। दूसरा हमारा बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है तो किसके ओर घूमता है? सामान्य मूल्य के। तीसरा हमारा दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को कौन सा लाभ प्राप्त होता है तो इसका आंसर आ जाएगा सामान्य लाभ। उसके बाद में चौथा हमारा कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्री ने बताया था तो ये किसने बताया था? प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। पांचवा है असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है तो किस में होती है? अपूर्ण प्रतियोगिता में। छठवां, व्यवहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती तो इसका आंसर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। सातवां, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है तो इसका आंसर आएगा श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति से। अगला है हमारा पांचवा, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एवं राष्ट्रीय आय का लेखांक। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है तो इसमें से कौन सा प्रवाह नहीं है तो आंसर हो जाएगा पूंजी। तीसरा, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि यानी उपर्युक्त सभी। उसके बाद में चौथा हमारा प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूमि, वन, खनन यानी उपर्युक्त सभी। इसके बाद में अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है तो ये क्या प्राप्त होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। छठवां हमारा उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा जाता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 क्षेत्रों में। सातवां, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद में अगला है आठवां। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? जूट उद्योग पर। दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कृषि को क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो ये कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक में। दूसरा है पीगू ने कल्याण को भागों में बांटा है तो कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। उसके बाद में तीसरा है हमारा चीनी उत्पादन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होती है तो ये किसके? द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होती है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा।
तो ये हमारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो ये कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा केंद्रीय सांख्यिकी। पांचवा, एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जीडीपी। छठवां, आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। सातवां, आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो किसकी? समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा आठवां, व्यापार चक्रों का सिद्धांत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। तो कौन सा अर्थशास्त्र? समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। अगला है हमारा तीसरा, सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसका पहला है भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। तो ये सत्य है। दूसरा, काले धन ने देश में समांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। तीसरा, भारत को राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। चौथा, प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। पांचवा है उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। छठवां, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। सातवां, सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन सन 1935 में हुआ। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां। तो आठवां, मंदी अर्थव्यवस्था के वह स्थिति है जिसमें सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो ये क्या हमारा? असत्य है। नाइन्थ, जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा मछली पालन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मछली पालन का तो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र है। तीसरा, राष्ट्रीय आय सीमित की स्थापना हुई। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा सन 1949 में। चौथा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्रित विधि से। पांचवा हमारा CSO की स्थापना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 1952 में। उसके बाद में छठवां हमारा मूल्यह्रास। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो प्रतिस्थापन व्यय। और सातवां हमारा अंतिम वस्तु है। तो हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता। अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो इसका आंसर आएगा तृतीय। दूसरा है अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक में परिवर्तन। तीसरा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा समष्टि अर्थशास्त्र। चौथा है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आर्थिक प्रगति की। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा है राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो इसका आंसर आएगा एक बार। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, वर्ष में कौन सी वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर आएगा अंतिम। सातवां, समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है। तो ये इसका आंसर आएगा योग करने की क्रिया। आठवां, किसी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं। नाइन्थ, समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर आएगा फर्म, सरकार, परिवर्तन और विदेशी व्यय। अगला है हमारा इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग। पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसका फर्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसका आंसर क्या है? हॉडले विदर्स। उसके बाद में दूसरा है हमारा मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा विनिमय का माध्यम, मूल का संचय और मूल का मापन यानी उपर्युक्त सभी। तीसरा हमारा मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो हो जाएगा बैंक में जमा राशि, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए यानी उपर्युक्त सभी। चौथा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो व्यापारिक बैंक है। पांचवा, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आवरण पत्र, चेक, ATM यानी उपर्युक्त सभी। छठवां हमारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में सातवां है नरसिम्हन संपत्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग सुधार।
आठवां है मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं, तो इसके प्राथमिक कार्य हमारे क्या है, मूल का मापन। नाइन्थ है देश का केंद्रीय बैंक है, तो देश का केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक। 10वां है कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है, तो ये कौन करता है, आंसर है रिजर्व बैंक। 11वां कृषकों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था कौन सी बैंक करती है, तो ये कौन सी करती है, तो ये भूमि विकास बैंक। दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, तो इसका क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा बैंक दर को दर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पुनर्कटौती। तीसरा है साख सृजन में बैंक जमाएं उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्युत्पन्न दर, इसमें क्या आएगा, व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करते हैं। चौथा हमारा जब CRR घटता है तब साख सृजन होता है, तो ये क्या होता है, अधिक होता है। पांचवा हमारा स्थगित भुगतान की माप मुद्रा का कार्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द्वितीयक मुद्रा का कार्य। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है, तो किसका, प्राथमिक कार्य है। सातवां मुद्रा की स्थैतिक एवं गणितात्मक कार्यों का विभाजन ने किया, तो किसने किया, पाल एजिंग ने किया। आठवां रिजर्व बैंक की सारणी में सम्मिलित बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, दूसरी सारणी में सम्मिलित बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। नाइन्थ भारत में रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करता है, तो कौन करता है, रिजर्व बैंक। 10वां बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार का संबंध समिति से है, तो किससे, गोईपोरिया। उसके बाद में तीसरा सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसका पहला है दैनिक लेन देन को पूरा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा कैसा सत्य है। दूसरा हमारा सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय के साथ सीधे अनुपात में परिवर्तित होती है, तो ये भी क्या है, हमारा सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण देता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। चौथा भारत में व्यापारिक बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक की भांति नोट निर्गमन का कार्य करते हैं, तो ये भी क्या है, असत्य है। पांचवा है विश्वसनीय मुद्रा में चेक भी शामिल है, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। छठवां भारतीय रिजर्व बैंक किसी अचल संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। सातवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। आठवां केंद्रीय बैंक जनता से सीधे संबंध रखता है, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला हमारा नाइन्थ बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण सन 1980 में पूरा किया गया, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 10वां भारतीय रिजर्व बैंक ने सन 2011 में बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 11वां वस्तुएं विनिमय की कठिनाइयां मुद्रा से दूर नहीं हुई हैं, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 12वां हमारा मूल का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला हमारा 13वां भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, तो ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट हमारा चौथा सही जोड़ी बनाइए, जिसका हमारा पहला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसका प्राथमिक कार्य हमारा क्या है, मूल का मापन। दूसरा भारत का रुपया है, तो ये क्या है, पत्र मुद्रा है। उसके बाद में तीसरा है एक संस्था जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंक। चौथा रिजर्व बैंक की स्थापना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। पांचवा मुद्रा का एक अच्छा सेवक है लेकिन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन बुरा स्वामी है। छठवां हमारा जमा स्वीकार करना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक नहीं, इसका हमारा जमा स्वीकार करना, तो ये हो जाएगा हमारा व्यापारिक बैंक। आठवां हमारा भारत में नोट निर्गमन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आठवें का हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक। सातवां हमारा संशोधन गृह, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक। उसके बाद में नाइन्थ हमारा गैर अनुसूची बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं। 10वां हमारा IDPI लिमिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरकारी क्षेत्र का बैंक। 11वां हमारा द्रव्य की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। 12वां हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने काम प्रारंभ किया था, तो ये कब प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13वां, तो ये 13वां है हमारा इसका बैंकों का नियम होता है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1949। 14 हमारा जन निरपेक्ष स्वीकार करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंक का कार्य।
अगला हमारा पांचवा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका पहला हमारा, कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली बैंक का नाम बताइए। तो कौन सी है हमारी? कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। दूसरा है हमारा, व्यापार चक्र मुद्रा का कौन सा दोष है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्थिक। तीसरा है, तरल कोलानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है घटेगी। चौथा है, बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं वरन ये द्रव्य से सृजन भी है, जिसने कहा है। तो ये किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? शेयर्स। पांचवा, कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है? तो किसे होता है? केंद्रीय बैंक को। छठवां है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। सातवां है, किस खाते में जमा राशि का अधिक ब्याज दर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? स्थिर जमा खाता। आठवां है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोष। नाइन्थ है, बैंक सुधार का संबंध किस समिति से है? तो किससे? नरसिम्हन समिति। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, तो 10वां है, ग्राहक सेवा सुधार का संबंध किस समिति से है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10वें का। तो ये हो जाएगा हमारा किससे है? गायपुरिया समिति। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? सन 1949। 12वां हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। 13 हमारा, मुद्रा संकुचन क्या है? तो ये चलन में मुद्रा का कम होना। 14 है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कब हुई? सन 1944 को। इसके बाद में अगला है हमारा अध्याय, तो नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में चैप्टर 7 या इकाई 7, जो है हमारा आय एवं रोजगार के निर्धारण। तो इसका पहला हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका फर्स्ट है, आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कुल मांग तथा कुल पूर्ति दोनों के द्वारा। दूसरा है, बचत तथा उपभोक्ता के बीच संबंध है। तो ये कैसा संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, जब अर्थव्यवस्था अपनी सारी अतिरिक्त आय बचाने का फैसला करता है तो विनियोग गुणक होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 1 होगा। चौथा है, पूर्ति अपना मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, कथन देने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो ये कौन से हैं? तो इसका नाम हो जाएगा JB से। पांचवा हमारा, क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किस तत्व पर आधारित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये से का बाजार नियम, ब्याज दर की पूर्ण आलोचनशीलता, मजदूरी दूर दर की पूर्ण आलोचनशीलता, यानी उपरिक्त सभी। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो यह कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावपूर्ण मांग पर। सातवां, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। तो इसमें से वास्तविक निवेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवनों का निर्माण। आठवां हमारा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड द मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा JS कीन्स। 9th है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डेल C अपॉन में डेल Y। दूसरा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला है हमारा, अतिरिक्त विनियोग की प्रत्याशित लाभप्रदा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पूंजी की सीमांत क्षमता। दूसरा है, अविस्फीतिक अंतराल मांग की माप है। तो ये कौन सी मांग की है? न्यूनतम या न्यून मांग की। तीसरा हमारा, न्यून मांग अंतराल को बताती है। तो ये किसको बताती है? अविस्फीतिक। नेक्स्ट हमारा चौथा, मांग अधिक की दशा में बैंक दर में करनी चाहिए। तो ये क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। पांचवा है, गुणक उल्टी दिशा में कार्य सकता है। तो इसका आंसर क्या है? कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है छठवां, जिस बिंदु पर समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति बराबर होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रभावपूर्ण मांग। सातवां, इसके बाद में हमारा, अपूर्ण रोजगार मांग का परिणाम है। तो किसका है? आभासी मांग का परिणाम है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां, उपभोग प्रवृत्ति विवरण योग आय तथा में संबंध दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या है? उपयोग। 9th हमारा, प्रभावपूर्ण मांग का विचार ने प्रस्तुत किया। तो किसने किया? कीन्स ने। 10th है, कीन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। 11वां, बाजार का नियम ने दिया। तो किसने दिया? JB से ने दिया। 12वां है, गुणक के बराबर अपॉन में डेल L। तो इसका आंसर क्या आएगा? डेल Y अपॉन में डेल L। 13वां हमारा, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर रोजगार का स्तर है। तो ये क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद में तीसरा है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। जिसका पहला है हमारा,
पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो ये क्या है? असत्य है। तीसरा, जिन अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ाता है, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा अपूर्ण रोजगार न्यून मांग का परिणाम है, तो ये क्या हमारा? असत्य है। छठवां है अर्ध विकसित देशों में कीन्स का सिद्धांत लागू होता है, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है हमारा सातवां, कीन्स का सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, तो ये क्या है? सत्य है। आठवां है अत्यधिक मांग में मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो ये क्या हमारा? सत्य है। नाइन्थ है स्फीतिक अंतराल अभावी मांग की एक माप है, तो ये क्या हमारा? असत्य है। दसवां है निर्यात प्रोत्साहन अभावी मांग की समस्या को हल कर सकता है, तो ये क्या है? सत्य है। 11वां उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ाने से अभावी मांग भी बढ़ सकती है, तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा बाजार मांग का आशय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक वस्तु की मांग से होता है। दूसरा हमारा आय तथा बचत दोनों परस्पर क्या है? एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध है। तीसरा हमारा स्वतंत्र विनियोग, तो ये क्या है? आय बेचोल होता है। चौथा हमारा प्रेरित विनियोग, तो ये क्या है? हमारा आय लोच होता है। पांचवा हमारा पूर्ति अपने लिए स्वयं मांग उत्पन्न कर लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसने दिया था? जेबी सेन है। उसके बाद में छठवां है प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शासित होती है। सातवां हमारा प्रथम नरसिम्हन समिति, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 1951। आठवां हमारा गाइपोरिया समिति, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सन 1990। नाइन्थ है प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 होते हैं। उसके बाद में 10वां एडम स्मिथ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेल्थ ऑफ नेशनल। फिर उसके बाद में 11वां है हमारा, तो 11वां लॉर्ड कीन्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में अगला है 12वां, तो 12वां अत्यधिक मांग से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर आएगा मुद्रास्फीति। फिर उसके बाद में 13वां है हमारा ब्याज की दर में कमी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अभावी मांग को ठीक करने के उपाय। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभावी मांग को ठीक करने के उपाय। नेक्स्ट है 14 अनैच्छिक बेरोजगारी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक व्यय में कमी। उसके बाद में अगला हमारा कीन्स का आय विश्लेषण, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अल्पकालीन। और 16वां है निवेश, तो ये हो जाएगा हमारा भौतिक पूंजी स्टॉक। उसके बाद में अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा गुणक के रिसीव अधिक होने पर गुणक का प्रभाव कैसा होगा? तो ये कैसा होगा? कम होगा। अगला हमारा दूसरा मांग अधिक किसे जन्म देता है? तो ये किसको देता है? मुद्रास्फीति। तीसरा है अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ये क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। चौथा है बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया? कीन्स ने। पांचवा प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए, तो ये क्या है? तरलता पसंदगी। छठवां अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ये क्या है? निर्यात में वृद्धि करना। सातवां है प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी? केन्स ने। उसके बाद में अगला हमारा 8वां सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, तो पहला हमारा सार्वजनिक बजट की अवधि होती है, तो इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। दूसरा हमारा संसद में बजट पेश करता है, तो संसद में बजट कौन पेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। तीसरा है लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? वित्त मंत्री द्वारा। चौथा है वृत्ति कर लगाया जाता है, तो ये कब लगाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। पांचवा हमारा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयकर और उपहार, यानी ए और बी दोनों। छठवां हमारा भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। सातवां वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट का सबसे पहले रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? मंत्रिमंडल में।
उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है हमारा 9th, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति दे दी जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो ये आएगा 31 मार्च तक। 10वां, भारत का वित्तीय वर्ष है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो कौन सा होता है? पूंजीगत व्यय। उसके बाद में दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका हमारा पहला है, एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है, आय एक कर है। तो आय एक कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। तीसरा है, कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मूल्य अनुसार कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, सेवा कर सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सी सरकार द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा। 5वां का बजट आजकल अच्छा बजट माना जाता है। तो घाटे का बजट आजकल अच्छा बजट माना जाता है। 6वां, केंद्रीय सरकार का बजट माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। 7वां हमारा, वित्त विधेयक में संबंधी प्रस्ताव होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं। 8वां, बजट के आय व्यय के आंकड़े के निकट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वास्तविकता के निकट होते हैं। 9th, सरकार के एक वर्ष के आय व्यय का उल्लेख होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? किस में होता है? बजट में होता है। 10वां, रेल बजट संसद में के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? रेल मंत्री द्वारा। 11वां, स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के व्यापार पर कर लगाया जाता है। तो ये कैसा है? प्रतिभूति विनिमय कर लगाया जाता है। 12वां, भारत में जुलाई से सेवा कर लगाया जाता है। तो ये कब से लगाया जाता है? सन 1994। नेक्स्ट हमारा 13वां, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है। तो क्या होती है? बराबर होती है। अगला हमारा तीसरा, सत्य असत्य का चयन कीजिए, जिसमें हमारा पहला है, घाटे का बजट एक अच्छा बजट नहीं माना जाता। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। दूसरा, विद्युत शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ये क्या है? हमारा सत्य है। तीसरा, बजट भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है। तो क्या है? सत्य है। चौथा, केंद्रीय शुल्क प्रत्यक्ष कर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। 5वां, ब्याज भुगतान योजनागत मद है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। 6वां, मंदी के समय अधिक का बजट बनाया जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में 7वां है, भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 8वां, ब्याज भुगतान योजनागत मद है। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी सत्य है। 10वां, बजट की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। 11वां, एक वस्तु एवं सेवा का कर एक राष्ट्र कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। तो ये भी क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला हमारा सरकार के आय व्यय का विवरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है बजट में। दूसरा हमारा, भारत में वित्त विधेयक सबसे पहले तो ये कब आया था? तो इसका आंसर आएगा लोकसभा में। तीसरा हमारा, भारत में बजट की स्वीकृति। तो इसका आंसर क्या है? 31 मार्च। चौथा हमारा, बजट का उद्देश्य। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आर्थिक विकास। 5वां, बजट की विशेषता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आय व्यय का पूर्ण विवरण। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6वां, तो ये सेवा कर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सन 1994 से 1995। 7वां हमारा धन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संपत्ति कर। 8वां आय कर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर जेम्स विल्सन। 9वां हमारा निगम कर। तो इसका आंसर आ जाएगा सुपर टैक्स। 10वां हमारा प्रतिभूति विनिमय कर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज शेयर। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा अतिरेक बजट का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आय अधिक एवं व्यय कम। दूसरा है, शिक्षा एवं व्यय कैसा व्यय माना जाता है? तो ये विकासात्मक व्यय माना जाता है। तीसरा है, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? तो ये कौन करता है? कहाँ करता है? संसद में करता है। नेक्स्ट हमारा 8वां, सरकार द्वारा जुलाई 2017 में कौन सा कर लगाया गया? तो कौन सा लगाया गया? जीएसटी। उसके बाद में अगला है 5वां, सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? तो कितने वर्ष के लिए बनाती है? 1 वर्ष के लिए। 6वां, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर है। इंग्लिश में इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है 9th, भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार। 8वां, बजट को किस योजना की संज्ञा दी जाती है? तो किसकी दी जाती है? सरकार की मास्टर वित्तीय योजना की। 9th है, सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? वित्त मंत्री। 10वां है, प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? तो कौन से होते हैं? आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। उसके बाद में अगला और लास्ट चैप्टर है हमारा 9th, और यह है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसका पहला है, भुगतान शेष के संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चालू खाता, पूंजी खाता, यानी ए और बी दोनों। इसके बाद में दूसरा हमारा, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं के आयात व निर्यात से। तीसरा, व्यापार क्षेत्र में कौन से मदे सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दृश्य मदे। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार का उपाय है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो मुद्रा अवमूलन, विनिमय नियंत्रण और या आयात प्रतिस्थापन, यानी उपर्युक्त सभी। पांचवा है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। अगला हमारा छठवां, तो ये विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाजिर या चालू बाजार, वायदा बाजार, यानी ए और बी दोनों। सातवां, भारत का भुगतान संतुलन है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। आठवां, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मशीन, कपड़ा, सीमेंट, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा 9th, अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, यानी उपर्युक्त सभी। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला हमारा, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को सीमा प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? समंजनीय सीमा प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा, विदेशी विनिमय दर एवं विदेशी विनिमय की पूर्ति में संबंध होता है। तो ये कैसा होता है? सीधा संबंध होता है। तीसरा हमारा, अवमूलन से देश की मुद्रा की विनिमय क्रय शक्ति को हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये व्यापार संतुलन में केवल मदों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। पांचवा है, भुगतान संतुलन सदैव में रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सदैव संतुलन में रहता है। उसके बाद में छठवां है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्ति मूल्य कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? विनिमय दर कहलाता है। सातवां है हमारा, संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें सम्मिलित होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? भुगतान। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां, तो ये निरंतर भुगतान संतुलन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? प्रतिकूल भुगतान संतुलन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। 9th हमारा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत के भुगतान संतुलन का एक बड़ा कारण है। तो इसका आंसर क्या है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन का एक बड़ा कारण। 10वां, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाए तो यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अवमूलन। 11वां, विदेशी विनिमय दर को दर भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फॉरेक्स दर भी कहते हैं। अगला हमारा तीसरा, सत्य का चयन कीजिए। जिसका पहला है हमारा, व्यापार संतुलन में दृश्य मदों तथा अदृश्य मदों दोनों का समावेश किया जाता है। तो ये क्या है? असत्य है। दूसरा, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। तो ये क्या है? सत्य है। तीसरा, अवमूलन की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। चौथा, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। पांचवा, निर्यात प्रोत्साहन हेतु अवमूलन का सहारा लिया जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। छठवां हमारा, विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? असत्य है। सातवां है, भुगतान संतुलन करने का एक उपाय निर्यात प्रोत्साहन भी है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला हमारा 8वां, तो 8वां, भुगतान संतुलन की गणना केवल आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं के आधार पर की जाती है। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। 9th है, भारत सदैव चालू खाते में घाटे का सामना कर रहा है। तो ये क्या है? सत्य है। 10वां, चालू खाते में घाटे का अर्थ है व्यापार एवं अदृश्य मदों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उसके भुगतानों से कम होना। तो ये क्या हमारा? सत्य है। अगला हमारा चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला हमारा, भुगतान संतुलन। तो ये क्या हो जाएगा? दृश्य व अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित करना। दूसरा, व्यापार संतुलन करना। तो इसका आंसर आएगा दृश्य व अदृश्य दोनों मदों को
नहीं, इसका आंसर आ जाएगा व्यापार संतुलन करना, केवल दृश्य मदों को सम्मिलित करना। उसके बाद में तीसरा हमारा भारत का भुगतान संतुलन, तो आ जाएगा सदैव प्रतिकूल। चौथा है लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियां। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा विदेशी विनिमय दर पक्ष में होगी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर बड़ी मात्रा में साख पत्र जारी करें। छठवां है हमारा अवमूलन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो आएगा निर्यात समृद्धि देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम करना। उसके बाद में सातवां है चालू खाते की मद है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आयात निर्यात। नेक्स्ट हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा नई व्यापार नीति की घोषणा किस सन में की गई, तो ये कब की गई, 1991 यानी 1991 में। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा, भारतीय रुपए के अवमूलन से भारतीय के आयात कैसे हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा महंगे हो जाएंगे। तीसरा है दीर्घ काल में आयात किसका भुगतान करते हैं, तो किसका करते हैं, निर्यात का। चौथा है पूंजी खाते से किस बात का ज्ञान होता है, तो किसका होता है, अंतरराष्ट्रीय विनियोग व ऋणग्रस्त का। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विनिमय दर। छठवां बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं, लोचनशील विनिमय दर। सातवां है डॉलर की तुलना में रुपए की दर बढ़ने पर भारतीय आयातों को के लाभ पर क्या प्रभाव होगा, तो ये कैसा होगा, प्रतिकूल। आठवां है अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा की दशा में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस सिद्धांत द्वारा होता है, तो इसका आंसर आएगा क्रय शक्ति समता सिद्धांत द्वारा। नाइन्थ है व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, लाभ। दसवां व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती हैं, तो इसका आंसर आएगा केवल दृश्य मदें। 11वां व्यापार संतुलन किसका अंग माना जाता है, तो किसका माना जाता है, भुगतान संतुलन का। 12वां विनिमय नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मुद्रा की विनिमय दर स्थिर रखना। 13वां है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, विनिमय दर। और ये हमारा लास्ट चैप्टर था, ये हमारा अर्थशास्त्र का हिंदी मीडियम है। आपको और भी किसी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन बैंक या फिर परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, जिसके ऊपर 11.5 के सब्सक्राइबर हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप प्ले लिस्ट में जाकर के 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023, 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और 12th IMP क्वेश्चन 2022-23 की सीरीज जरूर देख लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।